स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 24 में प्रश्न नंबर 85 तक पढ़ा था, स्टार्ट किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर से इसको कंप्लीट करते हैं। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से, और व्हाट्सअप चैनल लिंक वहाँ से आप लोग डायरेक्ट वीडियो का लिंक ले सकते हैं वहाँ से। तो चलिए जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं अपने क्लासमेट प्रशिक्षुओं के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 85, प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सार्वभौमिकरण हेतु हंटर कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिश के बाद जो बना था, हंटर हंटर कमीशन की सिफारिशों का उल्लेख। देखिए प्राथमिक शिक्षा की नीति, हंटर कमीशन ने यह स्वीकार किया कि अब वह समय आ गया है जब जन साधारण हेतु यानी कि जन साधारण का मतलब भारत के हर एक वर्ग के नागरिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए पहले की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ध्यान केंद्रीभूत होना चाहिए। देखिए हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिए थे, तो प्राथमिक शिक्षा की इस नीति का पालन करने के लिए कमीशन ने निम्न सुझाव रखे थे। तो हंटर कमीशन ने क्या सुझाव रखे थे, देखिए जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फ्री क्लास मिलता है, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, और पीडीएफ भी आपको फ्री मिलता है। बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है, ताकि जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए ये फायदा हो जाए, ताकि उन्हें भी, अगर जो नहीं बुक खरीद पाते हैं वो भी, ताकि हमारे चैनल से पढ़ के वो अच्छा नंबर गेन कर लें, पास हो जाएं और भावी टीचर बन जाएं। तो प्राथमिक शिक्षा की इस नीति का पालन करने के लिए कमीशन ने निम्न सुझाव रखे हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण में यानी कि कॉमन लोगों में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ठीक है, हर वर्ग, हर जाति, हर कैटेगरी वाले लोगों को शिक्षा आसानी से सुलभ कराने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं, ठीक है, जो भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गए, में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र नहीं होना चाहिए, बस एडमिशन के लिए प्रेरित करना ही नहीं, बल्कि शिक्षा को रियलिटी में भी आना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी लिखा है, आपका भाग 4 जो राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 है, उसमें धारा 45 में ये बात कही गई है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य के 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सुलभता प्रदान करे। तो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। तीसरा, भारत की जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों, तो भारत की जो भी जनजाति हैं, एसटी हैं, और पिछड़ी जाति ओबीसी हैं, कि प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्ण रूप से अपने ऊपर ले लेना चाहिए। चौथा, जन साधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, प्रसार एवं सुधार सरकार का ही उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इस प्रकार ये हंटर कमीशन का क्या था, आपका सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सभी के लिए शिक्षा, यानी कि हर जाति, हर वर्ग विशेष, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, किसी भी तरह के वो पिछड़े हैं या गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वंचित वर्ग के हैं, तो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान हंटर कमीशन ने सरकार को सुझाव दिया था, वो भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। तो प्राथमिक शिक्षा का संगठन देखिए और प्रशासन, तो प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण दायित्व तो स्थानीय संस्थाओं, नगर महापालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया जाए। इस प्रकार सरकार प्राथमिक शिक्षा के संगठन तथा प्रशासन के भार से मुक्त हो जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार ने क्या, ये कोठारी आयोग ने क्या कहा कि जो भी स्थानीय संस्था हैं, नगर महापालिकाएं हैं, जिला परिषद हैं, इनको सौंप देंगे तो सरकार का कहीं न कहीं आसानी होगा उसको और देश के कार्य को करने के लिए, ताकि वो शिक्षा से थोड़ा सा मुक्त हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 86, कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया। तो कोठारी आयोग देखिए, जो डीएस कोठारी के अध्यक्षता में क्या हुआ था, कोठारी आयोग का निर्माण किया गया था। तो डीएस कोठारी ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप यानी कि जो पहले से शिक्षा का प्रारूप चला आ रहा था, उसके स्थान पर नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए साइंस आधारित शिक्षण इसलिए क्यों कहा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक थे। तो जो भी पहले से पुरानी परंपराओं के माध्यम से शिक्षा देते हुए चला आ रहा था, उसमें कोई सुझाव नहीं था। जैसे मान लीजिए मातृभाषा को उसमें ऐड किया गया, कुछ भारतीय भाषाओं को ऐड किया गया, कुछ अलग
विदेशी भाषाओं को भी ऐड किया गया बच्चों को पढ़ाने का। तो ये सब आधुनिकता आया शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसी प्रकार कोठारी आयोग ने ये क्यों कहा? तो पहला इसलिए कहा क्योंकि शिक्षा को क्या करना है? विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी युक्त बनाना है। ठीक है? नए-नए खोज खोज, नए-नए नवाचार और नए-नए प्रैक्टिकल, नए-नए इनोवेटिव कार्य करना है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के सर्वतोन्मुखी और सर्वांगीण सुधार पर विचार करना। तीसरा, संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार करना। चौथा देखिए, पूर्व नियुक्त दोनों आयोगों के सुझावों एवं उन पर हुई कार्यवाही का परीक्षण करना। पांचवा, शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखने के लिए उसमें नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना। ये कोठारी आयोग का महत्वपूर्ण बिंदु था, इसीलिए उसने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी को कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि महत्व दिया। प्रश्न नंबर 87 देखिए, एसओपीटी कार्यक्रम, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, कार्यक्रम संचालित करने के कारण बताइए, 2020 में पूछा है। तो एसओपीटी के कारण, तो एसओपीटी क्यों बना था बताएंगे। तो एसओपीटी के गठन के निम्नलिखित कारण है। तो एसओपीटी क्यों बनाया गया? तो इसलिए बताया गया क्योंकि एनसीईआरटी 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर जोर देना। एसओपीटी देखिए, पी से प्राइमरी, टी से टीचर है, एस से स्पेशल, ओ से ओरिएंटेशन, यानी कि कुछ ऐसा स्पेशल ओरिएंटेशन प्राइमरी टीचरों को दिया जाए जिससे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, उनको हर एक क्षेत्र में उनके अपने आप को बढ़ा सकें, आगे अपने आप को शिक्षित कर सकें, उनका ज्ञान बढ़ सके। तो इसी के क्षेत्र में 1991 में एनसीईआरटी ने क्या किया था, अपने राष्ट्रीय रिपोर्ट में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसमें कहा था कि न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि कम से कम बच्चे को कक्षा 1, कक्षा 2 या जिस भी कक्षा में है उसको इतना परसेंट लाना ही लाना है, ये न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। ताकि उससे वो ये डिसाइड किया जा सके कि बच्चे के अंदर योग्यता है और वो उस योग्यता को पार करके अगली कक्षा में जाने के लायक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, योग्यता, उसी को न्यूनतम अधिगम स्तर कहेंगे। वो कम से कम उस लेवल को पार करना, यही न्यूनतम अधिगम स्तर। तो ये एनसीईआरटी 1991 में कहा था। दूसरा देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। तो ऑपरेशन जब ब्लैक बोर्ड आया सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि सबको शिक्षा देंगे, सब सभी शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई तो उसमें जो भी मान लीजिए टीएलएम मिलता है सरकार द्वारा, टीएलएम मिलता है या कोई मेडिकल बॉक्स या मेडिकल किट मिलता है या विद्यालय के शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ मिलती है, उसको कम से कम चलाने का ढंग तो आना चाहिए ना, उसको ऑपरेट करने का ढंग तो आना चाहिए ना। तो इसीलिए ऑपरेट उसको कोई भी यंत्र है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर होना चाहिए, तो उसका क्षमता का विकास किया जाना चाहिए, ये कहा है एसओपीटी के मुख्य निर्देश में है। तीसरा, शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो शिक्षक हैं उनको बच्चे जिस प्रकार समझ जाएं, बच्चों को समझने में जिस प्रकार से आसानी हो, बच्चों के ऊपर ज्ञान थोपना नहीं है, बच्चों को क्रियाकलाप आधारित और बच्चों को हंसमुख तरीके से पढ़ाना, यानी कि क्या हो, बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाने पर बात कहता है ये एसओपीटी। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाना जरूरी है। चौथा, कौशल एवं क्रियाकलाप, ठीक है, कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, ये आपका एसओपीटी के कारण थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से क्या लाभ है? तो विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम इसको कहते हैं स्कूल रेडीनेस। ठीक है, स्कूल रेडीनेस मतलब रेडी हो जाओ बच्चों स्कूल के लिए, स्कूल रेडीनेस यानी कि स्कूल रेडीनेस की तैयारी कार्यक्रम, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कह सकते हैं, एएसआरपी कह सकते हैं इसको। तो विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से क्या लाभ है, चलिए पढ़ते हैं उत्तर। विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का संबंध विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से है, यानी कि विद्यालय के उन्मुख से कार्यक्रम, यानी कि विद्यालय की ओर बच्चे उन्मुख हों, विद्यालय की ओर बच्चे मुख करें अपना, विद्यालय की ओर बच्चे और अपने आप को लाने का प्रयास करें, अब विद्यालय की ओर आए, क्लास करने आए, पढ़ने आए, शिक्षा ग्रहण करने आए, इस कार्यक्रम से है। तो विद्यालय शिक्षा की तैयारी जिसे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है।
विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम को क्या कहते हैं? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अभिप्राय है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम। तो विद्यालयोन्मुखी का मतलब क्या हो जाएगा? विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला, यानी कि विद्यालय की ओर प्रस्थान करने वाला कार्यक्रम। अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों, या तो विद्यालय को बड़ा देख करके, या विद्यालय मान लीजिए मिड डे मील भोजन को देख करके, या तो ड्रेस को देख करके, या विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं को देख के, किसी भी प्रकार से बच्चे विद्यालय चले आए आकर्षित होकर के, जिससे क्या हो, एक बार वो विद्यालय आ जाएंगे तो उनको शिक्षा का महत्व धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा। तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहलाता है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी इसको कहते हैं, तो नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। ये जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में ये बताया था। यह कार्यक्रम प्रमुखतः उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता। यानी कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो बच्चे डायरेक्ट प्राइमरी में आते हैं, डायरेक्ट क्लास 1 में आते हैं, उनके लिए ये विशेष करके चलाया गया था, अभियान था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक, तो जो मान लीजिए क्लास 1 में आ रहा है तो स्टार्टिंग के जो 6 वीक हैं और 2 मंथ हैं, 6 वीक और 2 मंथ हैं अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं। यानी कि जब बच्चे को क्लास 1 में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत कोई आता है, तो उसको जो क्लास 1 में डायरेक्ट 1 का नहीं पढ़ाया जाता है, पहले उसको 6 सप्ताह लगभग 42 दिन क्या पढ़ाया जाता है, उसको जो आंगनबाड़ी हो गया, बाल बाटिका, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में अध्ययन कराया जाता है। 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन या आपका 60 दिन। ठीक है, तो 42 दिन और 60 दिन, लगभग 42 चाहे 60 दिन के लगभग, मतलब 2 महीने तक उसको क्या किया जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानकारी दिया जाता है। उसके बाद उसको क्लास 1 का पढ़ाया जाता है, मतलब 1 से उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो यही आपका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है। उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम को भी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद ही मानसिक, तो बच्चों का मेंटल विकास और फिजिकल विकास, ठीक है, संवेगात्मक, ठीक है, इमोशनल और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, ताकि वे कक्षा 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। मान लीजिए अगर वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, तो उसको कक्षा 1 का कैसे समझ में आएगा? तो उस चीज़ को, उस समझदारी को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, उस बच्चे को 42 से 60 दिन क्या किया जाता है, पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में, उठना बैठना, चलना, खाना पीना, ठीक है, कापी को कैसे रखना है, बैग लेके आना, और पीटी वगैरह, थोड़ा-सा एक्सरसाइज, तो ये सारी चीज़ों को सिखाया जाता है बच्चों को, पेन पकड़ना, स्टार्टिंग का उसको आधारभूत चीज़ें सिखाई जाती हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में। तो इस कार्यक्रम को विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम अथवा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहिए, या विद्यालय शिक्षा के लिए तैयारी, या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहा जाता है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को ठीक प्रकार से समझ सके और अपनी शक्तियों का समुचित विकास हो सके। तो इस प्रकार आपका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन के सामने? देखिए, ये क्लास मेरा सेकंड सेमेस्टर वाले, आप क्लास को लाइक करिए या ना करिए, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि बस आप ही बस पढ़ के मत रहें, दूसरे को भी सहयोग करें। इस शिक्षा में, फ्री एजुकेशन में आप दूसरे का भी सहयोग करेंगे चैनल को शेयर करके। प्रश्न नंबर 89, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। तो जिला परियोजना कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस, ठीक है, तो डीपीओ, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, जिला के, देखिए जो भी जिला पे परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसका कार्यालय होगा, तभी तो पूरे जिले में क्या होगा, वो अभियान, वो नियम, वो रूल
समझाने का प्रयास किया जाएगा। जब कुछ लोग रहेंगे, कुछ संस्था रहेगी तभी ना। तो ये जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य पढ़ते हैं। पहला, जिला के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। तो जिला के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जो भी आपकी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, उन सरकारी योजनाओं को क्या करेंगे, ये जो जिला परियोजना कार्यालय है उसको आगे बढ़ाने का, जागरूक करने का प्रयास करती हैं। दूसरा देखिए, बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जो महिलाएं और बालिकाएं पिछड़ी हुई हैं शैक्षणिक तौर पर, उनको भी क्या करना है, शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जिला परियोजना कार्यालय को बनाया गया है। तीसरा, 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं कतिपय कारणों से विद्यालय, कतिपय मतलब किसी भी कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं। मान लीजिए गरीबी की वजह से, या बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से, या उनको थोड़ा सा कुछ डिसेबिलिटी हो गया है, कुछ अधिगम अक्षमता आ गई है, तो उन चीज़ों की वजह से अगर वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं या वंचित रह जाते हैं, तो उनको ये जिला परियोजना कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं, जो संस्था के सदस्य होते हैं, जा करके उनको जागरूक करते हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके एवं समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना है। ये सब आपका क्या जाएगा, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य हो जाएगा। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको क्या नहीं समझ में आया है। प्रश्न नंबर 90, वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। तो वुड के घोषणा पत्र के दोष, तो वुड के घोषणा पत्र के क्या दोष हैं? तो देखिए, वुड का घोषणा पत्र 1813 में आया था। इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। विल्बर फोर्ट ने इसको कहा था शिक्षा का। पहला, शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूर्णतया राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। तो वुड के घोषणा पत्र के दोष क्या हैं? देखिए, इसने क्या किया कि शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को सौंप दिया। उसने किस सरकार को? राज्य के अधीन करके क्या कर दिया, ये नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को ये क्या कर दिया, प्रमोट करने का प्रयास किया, इसी को ब्यूरोक्रेसी में इसको शामिल कर दिया। दूसरा, भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने का सुझाव दिया गया है जिससे वे ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान करें एवं सरकार को सहयोग दे सकें। यानी कि बस अंग्रेजों का इसमें फायदा था, ब्रिटिश सरकार का फायदा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा था। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया। जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें भारतीय भाषाओं को उतने अच्छे तरीके से नहीं स्वीकार किया जा रहा था, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ताकि जो भारतीय लोग हैं इंग्लिश जानेंगे तो वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में बाधा न उत्पन्न हो। इसीलिए वो चाहते थे कि बस उतना ही ये अंग्रेजी समझ जाएं और बोलना जान जाएं, भारतीय उतना ज़्यादा इंग्लिश ना जाने। ये मतलब भारतीय भाषाओं को उतना वैल्यू नहीं दिया गया, बस इंग्लिश को वैल्यू दिया जाए। लेकिन अंग्रेजी फिर भी शिक्षा का माध्यम बनी रही। देसी भाषाएं विलुप्त तो हो गई थी, जो भारतीय भाषाएं थी। तो ये वुड के घोषणा पत्र के दोष हैं। ठीक है, चौथा दोष क्या था वुड के घोषणा पत्र का? भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त सेवक बनाना था। तो जो वुड का घोषणा पत्र था वो व्यावसायिक शिक्षा इसलिए दे रहे थे ताकि जो भी भारतीय लोग हैं वो भारतीय लोग क्या करें, सरकार की चाटुकारिता करें और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो, आगे बढ़े और उसकी प्रोन्नति और प्रगति होती रहे, जिससे और लंबे साम्राज्य में ये बदल जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स जो हैं। इसलिए वो शिक्षा देना चाहते थे इंग्लिश माध्यम में, और वो भी व्यवसायिक शिक्षा। इससे भारतीयों को विशेष लाभ न पहुंच सका, इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। तो ये वुड के घोषणा पत्र के दोष थे। पहला उसका दोष क्या है कि ये जिम्मेदारी सरकार को सौंप करके क्या पूर्णतः सरकार को अधीन करके नौकरशाही स्थापित हो गया। दूसरा, ये ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान किया। तीसरा, भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से आंशिक आंशिक रूप से भारतीय भाषाओं को बल दिया गया और देसी भाषाएं विलुप्त हो गई और अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बनी रही। और व्यावसायिक शिक्षा क्यों दिया गया? तो व्यावसायिक शिक्षा बस दिया गया अपने स्वामी भक्त सेवक बनाने के लिए। तो ये 4-5 लाइन आप लोग याद रखेंगे, इतने में आपको बना के लिख सकते हैं कि वुड के घोषणा पत्र के क्या दोष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 क्या है? मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए।
तो लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्यों माना जाता है? चलिए पढ़ते हैं उत्तर। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि पहला, मैकाले पहला अंग्रेज विद्वान था। मैकाले क्या था? पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्यवाद, ओरिएंटल और एक्सीडेंटल इसको कहते हैं, ओरिएंटल और एक्सीडेंटल, ओरिएंटल और एक्सीडेंटल विवाद खत्म कर दिया। ठीक है, जो प्राचीन और पाश्चात्यवाद विचारधारा के जो लोग थे ये दो भागों में बंट गया था। कुछ लोग क्या, कुछ भारतीय यानी कुछ प्राचीन शिक्षा के पक्षधर थे और कुछ पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे, तो दोनों में विवाद शुरू हो गया। तो इस विवाद को खत्म कर दिया मैकाले की शिक्षा नीति ने। तो भारतीय शिक्षा का इसलिए इसे अग्रदूत माना जाता है, यानी कि आगे का दूत, यानी कि आगे बढ़ाने वाला दूत। भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने वाला दूत यही है मैकाले। तो मैकाले के विवरण पत्र में, ठीक है, तो मैकाले के विवरण पत्र में भारत हेतु प्राच्य पाश्चात्यवाद ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे। तो मैकाले के विवरण पत्र में क्या हुआ था? तो जो लॉर्ड मैकाले ने वो अपने विवरण पत्र में भारत हेतु क्या कर दिया? तो प्राच्य पाश्चात्यवाद ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे, यानी कि अगर आप प्राचीन विचारधारा के हैं तो आप अपनी बातों को रखिए, आप भी पढ़िए और आप भी अपने दोष और गुण बताइए। और आप अगर पाश्चात्यवादी यानी कि वेस्टर्न विचारधारा के हैं तो भी आप अपने गुण और दोष बताइए, आप अपने पास रखिए, बस आप शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। उसके बारे में सुझाव दिया था मैकाले ने। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता लाई, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति पैदा की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी कभी नहीं छिड़ता। तो ये आपकी मैकाले की शिक्षा नीति थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ क्लास को शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, लेकिन आप इस चैनल को शेयर जरूर कर देंगे कि सेकंड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर का मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है ताकि वो अपना तैयारी कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।